कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hello everyone. First of all, good morning to all of you guys. मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल्स की आज सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी कि IS की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, LM की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ IS कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ LM कैसे निकालते हैं, उनको कंपेयर कैसे करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, बजट सरप्लस, इन सब टॉपिक पे रिलेट करके रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से आता हो। तो शुरुआत में मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। हालांकि मैंने फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है, वो पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, बट दोबारा से मैं आज फॉर्मूला कुछ लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का बेसिक मतलब क्या था कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि होता था बेसिकली गामा, वेयर गामा इज इक्वल टू अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के। ओके, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। ये क्या था कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन रियल मनी सप्लाई, ड्यू टू चेंज इन रियल मनी सप्लाई। ये बेसिकली क्या होता था, बी अपॉन में एच इंटू में गामा। अब बी क्या है, एच क्या है, ये सभी चीजें मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं और लिखने वाला हूं, देखो ध्यान से। लेट अस सपोज ये इनिशियल IS है, ठीक है, ये इनिशियल IS है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है तो आप सभी को पता है IS क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। IS शिफ्ट राइटवर्ड। ओके, कहने का मतलब IS शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, पैरेलल शिफ्ट करेगा। पैरेलल डायग्राम ना भी बने तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोलता हूं, आप लोग पैरेलल बनाना, ठीक है। IS शिफ्ट राइटवर्ड। ओके, बेसिकली मैं जानना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन IS। IS में जो ये शिफ्टिंग लगी है ये मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आपने पहले पढ़ा होगा। ये बेसिकली क्या है, अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार, यही होता था ना। तो अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार। तो जब भी हमें जो IS में शिफ्ट लग रहा है और उस शिफ्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार। मतलब अगर बेसिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज होने की वजह से जो IS शिफ्ट करता है राइट वार्ड या लेफ्ट वार्ड, तो जो मुझे मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। अगर मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो चेंज इन जी बार पॉजिटिव होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो चेंज इन जी बार निगेटिव होगा। ओके, ठीक है, ये तो हो गया IS के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं LM के ऊपर, लेट अस सपोज ये मेरा इनिशियल LM है। यहां पे हम लिख रहे हैं कि लेट अस सपोज मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। आप सभी को पता है अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, आइदर नॉमिनल मनी सप्लाई और रियल मनी सप्लाई, तो LM शिफ्ट करता है राइट वर्ड, LM शिफ्ट राइट वर्ड। ओके, पैरेलली शिफ्ट करेगा क्योंकि स्लोप में तो कोई चेंज आने वाला है ही नहीं, तो LM शिफ्ट राइट वर्ड, LM डैश। दोबारा से मैं इसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं कि किस मैग्नीट्यूड से ये शिफ्ट करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो, आपने थ्योरी पढ़ा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ
शिफ्ट इन LM जो होता है वो होता है 1/K इंटू में चेंज इन M/P, मतलब इंटू में चेंज इन रियल मनी सप्लाई। तो अगर जब भी आपके पेपर में पूछता है कि अगर मनी सप्लाई के बढ़ने से LM शिफ्ट करेगा तो किस मैग्नीट्यूड से शिफ्ट कर रहा है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होगी। IS में जो शिफ्ट लगेगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए अल्फा जी इंटू में चेंज इन जीवार का फॉर्मूला यूज करेंगे। और LM में जो शिफ्ट लगेगा ड्यू टू चेंज इन नॉमिनल मनी सप्लाई और रियल मनी सप्लाई, तो उस चेंज को बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/K इंटू में चेंज इन M/P, मतलब 1/K इंटू में रियल मनी सप्लाई। इजीली भाषा में आप ये बोल सकते हो। चलिए, इसके बाद एक और डायग्राम हम लोग बनाते हैं। ये तो हो गया। एक और सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पे ध्यान से देखो क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं IS का इक्वेशन लिखूं, y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैंने लिखा 2000 माइनस में 200i, इस तरीके से। ये IS का इक्वेशन कुछ इस तरीके से आता है ना। और मैंने लिखा एक LM का इक्वेशन, लेट अस सपोज मैंने LM का इक्वेशन लिखा 5, इस तरीके से 500 प्लस में 10i। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग IS का। अगर मुझे इस IS, जो बेसिकली IS का जो इक्वेशन है, अगर इसको मुझे डायग्राम में शो करना होगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से सब क्या करेंगे, एक बार इंटरेस्ट रेट को जीरो रखेंगे। इसमें याद है ना, y यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम होता है और हम लोग y एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट को रखते हैं। तो एक बार इंटरेस्ट रेट को जीरो रखेंगे तो मेरे पास इनकम आ जाएगा 2000। लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट 2000, बोलो। और एक बार इनकम को जीरो रखेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा आई थिंक 10। लेट अस सपोज ये इंटरेस्ट रेट का 10 है। ओके, और इन दोनों लाइन को जब हम लोग मिला देंगे, ये बेसिकली स्ट्रेट होना चाहिए, अगर ना होता है तो उसके लिए पहले सॉरी आप स्ट्रेट बनाओगे। इन दोनों लाइन को बना दिए, मिला दिए बेसिकली दोनों पॉइंट को, तो मेरे पास आ गया IS। सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपके पास ये इक्वेशन गिवन था तो आपने बहुत आसानी से IS निकाल लिया। अब पता है क्या होता है कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को चेंज कर देता है और बोलता है कि बताओ IS में क्या चेंजेस आएंगे। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है कि स्लोप के बेसिस पे आंसर दे देता है, कि स्लोप फाइंड आउट कर लेता है। स्लोप अगर बढ़ गया तो बोलते हैं IS रिलेटिवली स्टीपर बनेगा, स्लोप अगर कम हो गया तो बोलते हैं IS रिलेटिवली फ्लैटर बनेगा। लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि इंटरसेप्ट में भी कुछ चेंजेस आएंगे। तो अगर पेपर में आपको बोलता है कि व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ IS, जब भी पोजीशन का वो वर्ड यूज करता है तो वो आपसे IS के इंटरसेप्ट के बारे में पूछना चाहता है कि IS के इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस आएगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको जनरल IS का कर्व बताऊं, जनरल IS का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बेसिकली क्या था, y इज इक्वल टू अल्फा जी इंटू में ए बार माइनस में BI। बोलो, ये था ना IS का जनरल इक्वेशन। यहां पे जब मैं इंटरेस्ट रेट को जीरो पुट करूं तो मेरे पास जो y आएगा वो क्या आएगा, अल्फा जी इंटू में ए बार आएगा। तो क्या आप सभी एग्री कर रहे हो, ये जो 2000 है, ये जो y एक्सिस पे x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आया, बेसिकली हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो आया है, विच इज नथिंग बट अल्फा जी इंटू में ए बार। सिमिलरली ये जो, अब मैं अगर y को जीरो रखता हूं तो देखता हूं इंटरेस्ट रेट क्या आएगा। जब y को जीरो रखेंगे यहां पे y को जीरो, तो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा बेसिकली, यहां से कैलकुलेट करोगे तो अल्फा जी इधर लाओगे तो जीरो बन जाएगा, ये बेसिकली ए बार अपॉन में बी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये जो बेसिकली 10 है ये ए बार अपॉन में बी है, ए बार अपॉन में बी है ना। तो यहां से हमने एक चीज देखा कि जो IS का इंटरसेप्ट है वो हमने फाइंड आउट किया। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा अल्फा जी इंटू में ए बार, और जो वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा वो होगा ए बार अपॉन में बी। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई कंपोनेंट चेंज होता है और मुझसे पूछता है कि IS के पोजीशन में क्या चेंज आएगा, तो हम लोग यहां से चेक कर सकते हैं
कि वो कंपोनेंट मेरे ए बार या अल्फा जी में बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर वो कंपोनेंट ए बार या अल्फा जी में बिलोंग करता होगा, मतलब वो जो भी कंपोनेंट है वो अगर इस ए बार अपॉन में बी या अल्फा जी इंटू में ए बार इसके बीच में बिलोंग करता होगा तो डेफिनेटली आई एस के इंटरसेप्ट में चेंज आएगा ना, तो आपको वही आंसर देना है। ओके, तो एक यहां से आप कंसेप्ट बिल्डअप करो कि आई एस का जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो होता है अल्फा जी इंटू में ए बार, और वर्टिकल इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या होता है ए बार अपॉन में बी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ओके, चलिए इसके बाद एक जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड वाला, कि जब मुझे एलएम का मैग्नीट्यूड निकाल शिफ्ट इन एलएम का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन में के इंटू में चेंज इन रियल मनी सप्लाई। और जब हमें शिफ्ट इन आईएस का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आईएस के जो शिफ्ट का मैग्नीट्यूड है और एलएम के जो शिफ्ट का मैग्नीट्यूड है दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम, इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब मैं जो बताने वाला हूं देखो ध्यान से, ये सब एक रफ क्लास से पहले मैं सब सिखा रहा हूं बेसिकली। लेट अस सपोज ये एक सेकंड, ठीक है, तो मैंने बनाया ये एक हमारे पास इनिशियल आईएस है और ये एक हमारे पास इनिशियल एलएम है। ये आ गया हम लोगों के पास इंटरेस्ट रेट, ये आ गया इनकम। मान लो आईएस चेंज होता है, आईएस में बेसिकली शिफ्ट लगता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया जिससे आईएस में शिफ्ट लग गया राइट वार्ड का, तो ये आईएस डैश आ गया। सिमिलरली मान लो मनी सप्लाई भी बढ़ गया तो इससे एलएम में शिफ्ट लगेगा तो एलएम भी बढ़ गया। तो आईएस का जो मैग्नीट्यूड है, लेट अस सपोज दिस, ये मैग्नीट्यूड है शिफ्ट इन आईएस का मैग्नीट्यूड, मान के चलते ये 150 मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली जब एलएम को शिफ्ट लगाए तो एलएम को भी मैंने शिफ्ट इस तरीके से लगाया, लेट अस सपोज ये आ गया एल एम डैश, ये जो मैग्नीट्यूड है वो भी मान लो 150 है। तो अगर आईएस का मैग्नीट्यूड और एलएम का मैग्नीट्यूड, मतलब जो शिफ्ट इन आईएस का मैग्नीट्यूड एंड शिफ्ट इन एलएम का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम, इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छे से बनाओगे तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम आएगा, तो ध्यान रखना। समटाइम्स आपसे पूछ देता है कि अगर मान लो एलएम में जो शिफ्ट आया उसका मैग्नीट्यूड सेम है, आईएस में जो शिफ्ट आया उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस आएगा, तो इंटरेस्ट रेट उस ऑन दैट टाइम सेम रहेगा। देखो इक्वल है ना, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनकम में बेसिकली चेंज आएगा। ओके, तो कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको करवा दिया है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं बेसिकली क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में सी दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन आपको 100 प्लस में 0.9 वाईडी, वाईडी इज डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है आपको 600 माइनस में 30i। इसके बाद आपको दे रखा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि दे रखा है आपको 300। इसके बाद दे रखा है आपको टैक्स रेट, टैक्स रेट जो कि है 1/3 इंटू में वाई, मतलब ओनली प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है, लमसम टैक्स नहीं है। फिर दे रखा है आपको मनी डिमांड एमडी विच इज 0.4y माइनस में 50r। और उसके बाद दे रखा है आपको नॉमिनल मनी सप्लाई एम जो कि है 1040 एंड आपके पास दे रखा है प्राइस पी जो कि है 2। और उसके बाद आपको लिख रखा है यहां पे कि फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम जो है वो दे रखा है आपको बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को वाई एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 2500। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दिया गया, ठीक है, जो कि मैं यहां पे रखता हूं। चलो अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो जो पूछा गया है उसको हम लोग यहां पे लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए ओके, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन दे रखा था, आई होप आपने इंफॉर्मेशन लिख लिया होगा। सबसे पहले आपसे पूछा कि डिराइव द ISLM इक्वेशन एंड कंप्यूट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, ये पहला पार्ट आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग IS निकालेंगे। IS कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, वेयर y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी को निकाले पहले अच्छे से। चलिए, c है बेसिकली हमारे पास 100 प्लस में 0.9, वाईडी को ब्रेक कर ले तो वाईडी माइनस में ट्रांसफर, क्वेश्चन में गिव मतलब डिस्पोजेबल इनकम को इनकम में चेंज करने के लिए इनकम में से क्या नहीं माइनस करते, लमसम टैक्सेस माइनस करते हैं, फिर प्रोपोर्शनेट टैक्सेस प्लस करते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लमसम टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ओनली प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है। तो 1/3y को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर बचा प्लस इन्वेस्टमेंट जो कि दे रखा है 600 माइनस में 30i, ओके। इसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि होगा 300। इसको सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100। अच्छा 100 क्यों लिखा जाए, पूरे सारे को जोड़ ले, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म 100 600 एंड 300, तो 6391, ठीक है। 1000 प्लस में 0.9, अंदर ब्रैकेट में एलसीएम कर लोगे तो बेसिकली ये आपको 2y अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस में नॉट प्लस ओनली माइनस, माइनस में 30i आ जाएगा। थोड़ा सा कटपिट करेंगे, 3 से 0.3 में ये कट जाएगा, तो फाइनली जो y आपके पास आएगा वो आ जाएगा 1000 प्लस 0.6y माइनस में 30i। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर ले तो बेसिकली y, अच्छा इस y को इस तरफ लेके आओगे ना, मतलब 0.6y को अगर लेफ्ट साइड लेके आओगे तो y माइनस 0.6y 0.4y बचेगा, और इक्वल में चलेगा 1000 माइनस में 30i। 0.4 बेसिकली 1 अपॉन में 2.5 आएगा, तो 2.5 को इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से माइनस में 30i से, तो आपके पास y कितना आ गया 2500 माइनस में 75i। तो जो इस बार अब बॉक्स में आएगा आपके लिए, डेट इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ IS, इक्वेशन ऑफ IS, अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर मुझे इक्वेशन ऑफ LM निकालना हो तो मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं। LM के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रियल मनी सप्लाई को इक्वेट करना पड़ता है मनी डिमांड से। तो पहले देख ले रियल मनी सप्लाई किस हिसाब से दे रखा है। नॉमिनल दे रखा है आपको 1040 और प्राइस दे रखा है 2, तो यहां पे करोगे आप 1040 अपॉन में 2, और मनी डिमांड दे रखा है 0.4y माइनस में 50r, ये दे रखा है 0.4y माइनस में 50r। अच्छा अब सभी को पता है एक चीज, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब हम लोग सेमेस्टर 2 में ISLM पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हमें अज्यूम करना होता है कि प्राइस इज कांस्टेंट, और जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट दोनों सेम इक्वल के बराबर होता है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो कहने का मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, तो इन्फ्लेशन अगर नहीं है तो नॉमिनल एंड रियल का कंसेप्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे आई बराबर आर दोनों इक्वल है, तो मतलब आर के प्लेस पे आप आई लिख सकते हो। चलिए ये बेसिकली क्या हो जाएगा 520, और ये आ गया 0.4y माइनस में 50r। 0.4y को इस तरफ ले आओ तो ये बेसिकली 520 प्लस में 50r आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 2.5 से ये सब मल्टीप्लाई होंगे 520 प्लस में 50r, तो y इक्वल टू, मैं इसको ना i के फॉर्म में डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा 1040, ठीक है, 1300 प्लस में 125r। अगर मेरे से इसको आई के फॉर्म लिख लें, मेरे से अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए पहले से मैं माफी मांग रहा हूं, आप लोग प्लीज कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा। ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ LM आ गया।
अब इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम निकालते हैं आईएस और एलएम को इक्वेट करके। तो आईएस से आई थिंक आया था, क्या आया था देख ही ले, 2500 माइनस में 75 आई। ओके, आईएस से y की वैल्यू आई थी 2500 माइनस में 75 आई, और एलएम से y की वैल्यू आई 1300 प्लस में 125 आई। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 एंड आई आ जाएगा आपके पास 6%। तो जो इंटरेस्ट रेट निकला है पहले पार्ट में वो निकला है 6%। अब इस इंटरेस्ट रेट को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या आईएस या एलएम के, तो मैं एलएम के इक्वेशन में पुट करता हूं, देखता हूं कितना आता है। तो इनकम आ जाएगा 1300 प्लस में 125 इंटू में 6, तो y इज इक्वल टू 1300 प्लस में 600 और 25, ओके 750। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2050। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट डन। इंटरेस्ट रेट 6%, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम 2050। आते हैं सेकेंड पार्ट में क्या बोला है। सेकेंड पार्ट में इस क्वेश्चन में बोला कि आपको कंप्यूट द चेंजेस रिक्वायर्ड इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या ऐसा चेंजेस करे, उसको कितने से बढ़ाए या कितने से कम करे, जिससे कि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव कर पाए। और क्वेश्चन में साफ साफ आपको दे रखा है, अगर आप देखोगे, ठीक है यहाँ, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है दिख रहा है 2500, ठीक है। तो थोड़ा सा बी पार्ट को हम लोग यहां पे करते हैं। बी पार्ट ध्यान से देखना, बी पार्ट में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम आपके पास गिवन है 2500। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपने निकाला 2050। तो मुझे बोला गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव कर पाए। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव करने के लिए मेरे इनकम में बेसिकली जो चेंज आना चाहिए वो पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। कितने से? 450 से। एग्री करते हो? अगर करंटली में हमारा इनकम 2050 है और मुझे 2500 तक पहुंचना है, तो मेरा इनकम पॉजिटिवली चेंज होना चाहिए 450 से ना, तभी तो मैं 2500 तक पहुंच पाऊंगा। अब 450 इनकम में चेंज आए, मेरे इनकम में 450 का चेंज आए, ठीक है, उसके लिए मुझे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा जिससे मेरे इनकम में 450 का चेंज आए। तो मतलब मैं अपने इनकम में चेंज आना चाहता हूं ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और ये कौन सा इनकम है? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो इसमें मैं चेंज जानना चाहता हूं ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज नथिंग बट फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। चेंज इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि क्या होता है? गामा होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गामा कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गामा क्या होता है? गामा होता है अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के। और गामा को कैलकुलेट करने से पहले हमें अल्फा जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अल्फा जी होता है 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। जहां तक मुझे याद है 1 माइनस सी प्राइम देख ले क्या था, याद तो बिल्कुल है ही नहीं। तो सी प्राइम, यहाँ सी प्राइम है 0.9 और टैक्स रेट है आपके पास 1/3। टैक्स रेट है 1/3, सी प्राइम है 0.9। तो यहां आ जाते हैं, सी प्राइम इज नथिंग बट 0.9, टैक्स रेट है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.9 ये आ जाएगा 2/3। उसके बाद आप 3 से इसको 0.3 से काट सकते हो, तो बेसिकली 1 अपॉन में 1 माइनस 0.6 आ जाएगा, 1 अपॉन में 0.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। तो अल्फा जी 2.5 आ गया। तो आप गामा के लिए चेक करें तो गामा विल बी 2.5
होल अपॉन में 1 प्लस 2.5 इंटू में बी अपॉन में एच। अब बी और एच क्या है वो भी देख लेते हैं और के भी क्या है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बी जो है बेसिकली 30 है ना, यही तो इन्वेस्टमेंट के साथ तो जो होता है बी। तो ये बी आपके पास 30 है, एच आपके पास 50 है और के आपके पास 0.4 है। तो बी 30, के एच 50 और के 0.4। तो बी अपॉन में एच को 30/50 लिखने से अच्छा है मैं 3/5 लिख लेता हूं और के है था 0.4। अच्छा, इस पे से पॉइंट निकाल के यहाँ 10 कर दो, यहां से भी पॉइंट निकाल के 10 कर दो, देखते कुछ कटता है यानी 5 से 5 5 जा 25 आ जाएगा, ये 5 2 जा 10 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, यहाँ 3/5 बचा। तो बेसिकली जब देखोगे ना, तो अगर इसको थोड़ा सा देखोगे तो आपके पास ये पता क्या बचेगा, 2.5 अपॉन में जब एलसीएम लोगे ना, बेसिकली यहाँ पे क्या है 1 प्लस 3/5 ओनली है ना, तो एलसीएम लोगे तो 5 प्लस 3 8/5 बचेगा। तो 8/5 के जगह पे इसको 5 को ऊपर कर लो, ठीक है, और मैं इस चीज को यहां से रिमूव करता हूं। चलिए, और इस पॉइंट को निकाल के यहाँ पे आप 10 कर लो, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। बेसिकली बचा आपके पास 25 अपॉन में 16। देखो ये क्या आता है, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप भी चेक कर लीजिए। 25 अपॉन में 16 1.5625, तो ये आ रहा है 1.562 इस तरीके से। तो गामा की वैल्यू आपके पास आ गई 1.562। तो आपको कितने इनकम में कितने के चेंज आए जिससे कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ले सकते हो 450 का। अगर इनकम में पॉजिटिव 450 का आता है तो आप 2500 तक 2500 तक पहुंच जाओगे। चेंज इन जी तो आपको निकालना है, गामा 1.562 आपने निकाला है, तो यहां से आपने चेंज इन जी आप निकाल लो। चेंज इन जी इज नथिंग बट 450 डिवाइडेड बाय 1.562 विच इज नथिंग बट 288। ओके, 288 मतलब if government expenditure will increases by 288 then we can achieve full employment level of income। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे इसका, तो इंग्लिश बाद में थोड़ा लिख देना, ये आएगा बेसिकली। तो सेकेंड पार्ट इसका हो चुका है, अब थर्ड पार्ट पे चले। चलिए, थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या बोला। थर्ड पार्ट में आपको बोला कि एक्सप्लेन द चेंज इन द पोजीशन। पहले तो बोला पोजीशन, इस चीज को ध्यान रखो, पोजीशन एंड द स्लोप। स्लोप भी बोला और पोजीशन भी बोला। स्लोप का मतलब आपको कर्व का फ्लैटरनेस या स्टीपरनेस बताना है, और पोजीशन का मतलब कर्व का इंटरसेप्ट बताना है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एंड वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ आईएस एंड एलएम कर्व इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी मतलब सी प्राइम चेंजेस टू 0.6। ओके, आते अपने क्वेश्चन के ऊपर में। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, पहले सी प्राइम था 0.9, तो अगर सी प्राइम जो है 0.6 हो जाए चेंज होके, तो आईएस और एलएम के स्लोप पे एंड पोजीशन मतलब इंटरसेप्ट पे क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहली बात एलएम की करें तो एलएम में कहीं पे भी सी प्राइम आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एलएम बिल्कुल एलएम में अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एलएम विल रिमेन सेम। ठीक है, तो सी प्राइम के चेंज होने से एलएम में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप पहले लिखोगे एलएम विल रिमेन सेम। बात करते हैं आईएस के ऊपर, तो आईएस में सी प्राइम से क्या सब चेंजेस आएगा। सबसे पहले करते हैं बात स्लोप ऑफ आईएस। स्लोप ऑफ आईएस क्या होता है, -1 अपॉन में बी इंटू में अल्फा जी, लेकिन जब कंपेयर करते हैं स्लोप को तो पॉजिटिव करते हैं ना, इसको आप एब्सोल्यूट के अंदर डाल लो। ठीक है, अल्फा जी में क्या होता है 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्फा जी मेरा चेंज होगा। अब अल्फा जी कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो, मैं एक बारी के लिए मान रहा हूं कि ये जो यहाँ पे टैक्स रेट है ना, टैक्स रेट नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको तो अच्छे प्रॉपर तरीके से लिखना ही है क्वेश्चन में, आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, टैक्स रेट पुट करना, सी प्राइम नया सी प्राइम पुट करना, सब देखना। तो कहने को मतलब अगर ये नहीं है, मान लो टैक्स रेट 0 है, तो 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। पहले इनिशियली जब सी मेरा 0.9 था तो हम लोग लिखते थे 1 अपॉन में 1 माइनस 0.9, और जब अब आपका सी प्राइम जो है 0.6 हो गया, तो आप अल्फा जी के लिए क्या लिखोगे
1/1 माइनस 0.6, तो पहले आता था 1/0.1, अब आता है 1/0.4। तो कहने का मतलब सी प्राइम के कम होने से, मैं यहां पे साथ साथ रिजल्ट भी लिखूंगा, ठीक है। कहने का मतलब सी प्राइम के कम होने से आपका जो अल्फा जी है वो क्या हो गया, वो भी कम हो गया है। क्यों? क्योंकि नीचे की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। नीचे की वैल्यू, ये 1 माइनस सी प्राइम क्या नीचे की वैल्यू है ना, तो नीचे की वैल्यू अगर बढ़ गई तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो अल्फा जी भी कम हो गया, ठीक है। और अगर अल्फा जी आपका कम हुआ है तो स्लोप ऑफ आईएस में अल्फा जी डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम हुई है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो स्लोप ऑफ आईएस विल increases. It means IS will become relatively steeper, ठीक है। तो C प्राइम के कम होने से IS मेरा स्टीपर हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आया, अल्फा जी कम हो जाएगा, IS स्टीपर बन जाएगा। पोजीशन में क्या चेंजेस आएगा आईएस के, एलएम के ना ही पोजीशन में कोई चेंज आएगा ना ही स्लोप में आएगा, क्योंकि एलएम में सी प्राइम कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन आईएस में तो दिख रहा है ना। तो वो पोजीशन कैसे निकालते हैं, मैं दोबारा से एक बार सेम डायग्राम को यहां पे पेस्ट करूं, ठीक है। लेट अस सपोज ये मेरा पहले का आईएस है, मैं प्रॉपर नहीं बनाना, आपको प्रॉपर आईएस बनाना है इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। मैं अगर देखूं तो नॉर्मली आपका इक्वेशन, आईएस वाला इक्वेशन क्या आया था, कहां गया आईएस का इक्वेशन, ये है इक्वेशन आईएस का ना। तो जब आप इंटरेस्ट रेट को जीरो करोगे तो इनकम आपका 2500 बनेगा, और इनकम को जीरो रखोगे तो चलो देख लेते हैं। ये बेसिकली आपका 2500 बनेगा, और ये बेसिकली आपका 2500 अपॉन में 75, 2500 अपॉन में 75 विच इज 33.33, ये बेसिकली आपका आएगा 33.3 इस तरीके से। लेकिन ये क्या है, अभी हमने दिखाया था आईएस का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होता है, ए बार इंटू में अल्फा जी, और आईएस का वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है बोलो, ए बार अपॉन में बी। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, आपको यही आएगा जो इक्वेशन है ना अभी हमने निकाला, ए बार आप निकाल लो, अल्फा जी से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा, ठीक है। देखो अब वो मैं प्रूफ करके दिखा दूं, इसमें क्वेश्चन हमारे पास किधर है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन इस तरफ है ना। देखो यहां से अगर मैं ए बार निकालता हूं क्वेश्चन का, ए बार क्या होता है, सी बार प्लस में आई बार प्लस में जी बार प्लस में सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस। तो ए बार क्या आ जाएगा, सी बार 100 दे रखा है, आई बार 600, जी बार 300, ट्रांसफर नहीं है, लमसम टैक्सेस नहीं है, तो ए बार कितना आ जाएगा, 639 1000 आ जाएगा ए बार। और अल्फा जी अभी हम लोगों ने निकाला था 2.5, तो 1000 इंटू में 2.5 कितना होता है, 2500 होता है। और 1000 अपॉन में बी मेरा देखो कितना है, बी मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ, बी इज नथिंग बट 30, तो 1000 अपॉन में 30 कितना होता है, तो 30.33 होगा। तो देखो 33.33 आ गया ना, 1000 अपॉन में 33.33 होगा, तो ये भी आ गया ना। तो प्रूफ हो गया आईएस का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ए बार इंटू में अल्फा जी, वर्टिकल इंटरसेप्ट ए बार अपॉन में बी। अब सी प्राइम की बात करते हैं, सिंस सी प्राइम आपका चेंज हो गया 0.6 अब हो गया, सी प्राइम के चेंज होने से, सी प्राइम के कम होने से आपका अल्फा जी क्या हो गया है, अल्फा जी भी कम हो गया है बोलो। तो कहने का मतलब ये अल्फा जी कम हो गया है, तो अल्फा जी जब कम हो जाएगा तो ए बार इंटू में अल्फा जी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी वैल्यू कम होगी। तो कहने का मतलब आईएस का जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल तो लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब वर्टिकल पे फोकस करते हैं, क्या ए बार में सी प्राइम वाला कोई टर्म होता है, अभी हमने लिखा है ए बार,
तो ए बार में सी प्राइम वाला टर्म होता है, सी प्राइम ट्रांसफर माइनस में सी प्राइम लमसम टैक्सेस, लेकिन इन दिस क्वेश्चन ना ही ट्रांसफर था ना ही लमसम टैक्सेस था, तो सी प्राइम के चेंज होने से ये भी चेंज नहीं होगा, तो ए बार भी चेंज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सिंस ए बार चेंज नहीं हुआ है तो ए बार अपॉन में बी भी चेंज नहीं होगा, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट विल रिमेन सेम। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर और लमसम टैक्स होता या कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक होता, तो सी प्राइम के चेंज होने से वो ट्रांसफर, सी प्राइम ट्रांसफर या सी प्राइम लमसम टैक्सेस वो भी तो चेंज होता ना, और अगर वो चेंज होता तो ए बार भी चेंज होता। तो बेसिकली अगर ए बार चेंज होता तो आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट भी चेंज होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ट्रांसफर था ना ही लमसम टैक्सेस था, तो सी प्राइम किसी को फिर चेंज नहीं कर पाया ए बार के अंदर के कंपोनेंट को, तो ए बार आपका रिमेन सेम हो गया। तो सी प्राइम के चेंज होने से विथ चेंज इन C prime horizontal intercept will shift left side and vertical intercept will remain same, vertical intercept same। समझ में आया? तो अगर नॉर्मली आपको ये हॉरिजॉन्टल का इंटरसेप्ट और वर्टिकल इंटरसेप्ट नहीं पता होता कि ए बार अपॉन में बी है या ए बार अपॉन इंटू अल्फा जी है, तो फिर कैसे पता कर पाते आप चेंज, इंटरसेप्ट का चेंज? तो ये माइंड में रखना। तो समटाइम्स पेपर में पूछ सकता है, आपको पोजीशन पूछेगा तो आपको कर्व का इंटरसेप्ट बताना है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कर ले एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको समझ में आ गया कि एलएम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना ही पोजीशन में ना ही स्लोप में। आईएस का स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आईएस रिलेटिवली स्टीपर बन जाएगा, और आईएस के इंटरसेप्ट में भी चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेगा लेफ्ट में, और वर्टिकल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट, जो जो पूछा गया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले इंफॉर्मेशन हम लोग लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है कि कंजम्पशन फंक्शन है 100 प्लस में 0.8 YD। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है आपको 150 माइनस में 6I। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 100। टैक्स रेट आपको दे रखा है 0.25Y, इसमें भी सिर्फ प्रोपोर्शनेट टैक्स दे रखा है, लमसम टैक्स नहीं है। मनी डिमांड दे रखा है आपको 0.2Y माइनस में 2I। और मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई दे रखा है आपको 300, और प्राइस आपको दे रखा है इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो मैं आपको यहां पे लाके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन ने आपसे कुछ ये सभी चीजें मांगी है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या मांगा, कंप्यूट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। बहुत ही आसान है, मैं चाहूंगा आप लोग भी वीडियो को पॉज करो और निकालना स्टार्ट करो, और मैं भी निकाल रहा हूं साथ में। सबसे पहले हम लोग आईएस निकालेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो y इज इक्वल टू, थोड़ा सा बड़ा कर ले स्क्रीन को, ठीक है, तो y इज इक्वल टू जो आएगा बेसिकली 100 प्लस में 0.8 YD की जगह पर लिखेंगे हम लोग y माइनस में ट्रांसफर, ना ही ट्रांसफर है ना ही लमसम टैक्स है, ओनली प्रोपोर्शनेट टैक्स है, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट टैक्स माइनस होगा जो कि है 0.25Y है। इसके बाद प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट जो कि है 150 माइनस में 6I, और प्लस करेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो कि 100 दे रखा है। तो y जो आएगा आपके पास, कांस्टेंट टर्म को ऐड कर लो, 100 150 100, ठीक है, 350 प्लस में 0.8 और y माइनस 0.25 होता है 0.75y, यही होता है ना, और माइनस में 6I चलेगा।
तो y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 350 प्लस में 0.8 इंटू में 0.75 y कितना होता है 0.6 हो जाएगा, 68 56 58 40, ठीक है 0.6 y हो जाएगा माइनस में 6i। अब इस 0.6 y को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये बचेगा 0.4 y विच इज नथिंग बट इक्वल टू 350 माइनस में 6i। इसको थोड़ा सा और आप नीचे करके सॉल्व करते हैं तो 0.4 बेसिकली 1 अपॉन में 2.5 आएगा, तो y इज इक्वल टू 2.5 को इस तरफ ले आओ, मल्टीप्लाई कर लो इन सब से, तो 350 माइनस में 6i, तो y इज इक्वल टू आपके पास 700 और 175 875 माइनस में 15i। तो ये जो अब बॉक्स में बंद हो रहा है ये बेसिकली क्या आया इक्वेशन ऑफ IS। आई होप आपका भी यही आया। अब इक्वेशन ऑफ LM निकाले, थोड़ा यहीं पे निकालते हैं नीचे। LM के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि रियल मनी सप्लाई को इक्वेट करते हैं मनी डिमांड से। तो रियल मनी सप्लाई 300 अपॉन में 2 हो जाएगा, नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन में प्राइस लेवल, और मनी डिमांड आपके पास दे रखा है 0.2y माइनस में 2i, तो 150 इज इक्वल टू 0.2y माइनस में 2i। तो ठीक है 0.2y को आप इस तरफ ले आओ तो इस तरफ बचेगा 150 प्लस में 2i, तो y 0.2 का बेसिकली 1 अपॉन में 5 लिखेंगे ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, किसको, तो 150 प्लस में 2i को, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 750 प्लस में 10i। तो क्या मैं इसको क्या बोलूंगा इक्वेशन ऑफ LM, इक्वेशन ऑफ LM। ओके, अब इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या करते हैं LM और IS को इक्वेट करते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम IS इज इक्वल टू LM, तो IS मेरा है 875 माइनस में 15i, और LM मेरा कितना है 750 प्लस में 10i, तो 25i 125, तो इंटरेस्ट रेट जो आ गया वो 5% आ गया, तो इंटरेस्ट रेट आ गया 5%। अब इस इंटरेस्ट रेट को किसी में पुट कर दो, लेट अस सपोज मैंने LM की मैं इक्वेशन में पुट करता हूं, तो इनकम आ जाएगा y इज इक्वल टू 750 प्लस में 10 इंटू में 5, तो y इज इक्वल टू 800 आपके पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। तो 800 इनकम आ गया, 5% इंटरेस्ट रेट आ गया। चलिए आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट तो यही बोला था, तो पहला पार्ट हमने निकाल लिया। दूसरे पार्ट में बोला कि सपोज गवर्नमेंट परचेज आर रेज्ड फ्रॉम 100 से 150, अगर गवर्नमेंट का जो परचेज मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 से 150 हो जाए, एंड नॉमिनल मनी सप्लाई आर रेज्ड फ्रॉम 300 टू 350, 300 साढ़े 300 हो जाए, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन IS एंड LM कर्व, और व्हाट आर द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। समझ में आया, पहले तो मैग्नीट्यूड पूछा शिफ्ट इन IS एंड LM का, और फिर न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट पूछा। तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड पहले, चलो। तो इसके बी पार्ट का सबसे पहले बोला कि जो गवर्नमेंट चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 50 का है ना, 100 से 150 हो गया था, तो 50 का है। इनकम में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज नथिंग बट फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो चेंज इन हमें इनकम निकालना है पहले, तो ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज नथिंग बट गामा। अच्छा ये नहीं बोला है क्या है निकालने के लिए, आपको बोला कि 100 से 150 हो जाए तो IS तो शिफ्ट करेगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा शिफ्ट ऑफ IS एंड LM का। अच्छा मैग्नीट्यूड बोला बस निकालने के लिए, तो आप ऐसे पहले तो गामा तो इसे निकालना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बेसिकली हमें नहीं करना है, ऑफ शिफ्ट इन IS क्या होता है अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी ना। तो पहले अल्फा जी निकाल ले हम लोग, यहां से अल्फा जी क्या हो जाएगा
1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम दे रखा है, यहाँ पे 0.8 देख लो, ये है ना सी प्राइम 0.8 और यहाँ पे भी दिख रहा होगा 0.8, तो 0.8 1 माइनस टैक्स रेट है 0.25, यहाँ है देख लो 0.25, तो बेसिकली करोगे ना तो 1 अपॉन में 0.4 आ जाएगा ये, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस 0.6 आ जाएगा और 1, ठीक है, ये 2.5 आ जाएगा, तो अल्फा जी आ गया आपके पास 2.5 और चेंज जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में हुआ 50 को आया, तो 50 इंटू में 2.5 होता है 125, तो चेंज इन जो मैग्नीट्यूड है आईएस में जो शिफ्ट लगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 125 का है। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। सिमिलरली बोला कि मनी सप्लाई भी आपका बढ़ा है, मनी सप्लाई 300 से 350 हुआ है, तो एलएम के मैग्नीट्यूड, एलएम भी शिफ्ट करेगा राइट वर्ड और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन एलएम जो कि होता है 1 अपॉन में के इनटू में चेंज इन एम अपॉन में चेंज इन एम अपॉन में पी, बेसिकली मतलब रियल मनी सप्लाई में चेंज आया 1 अपॉन में के आई थिंक 0.2 है, 0.2 है, देख लो यहां दिख रहा होगा। अब यहां पे बच्चा पता है क्या होता है, चेंज इन एम अपॉन में चेंज इन पी की वैल्यू दे देता है ये 50, लेकिन यार 50 से नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ा है, तो कहने का मतलब इसको आप इस तरीके से लिखोगे, पहले तो नॉमिनल मनी सप्लाई 50 से बढ़ा है और अपॉन में प्राइस चल रहा है 2 का, ठीक है, तो अगर किसी को डाउट लगे ना तो आप इस फॉर्मूला को 1 अपॉन में के चेंज इन एम को अलग लिख लो और अपॉन में प्राइस ऐसे अलग निकाल लो, ठीक है। तो इसमें ना बच्चे गलती कर देते हैं कि चेंज इन एम अपॉन में पी को डायरेक्ट 50 पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, नॉमिनल मनी सप्लाई 50 से चेंज हुआ है तो प्राइस अपॉन में 2 होगा ही, 1 अपॉन में 0.2 को क्या लिखोगे 5 और 50 अपॉन में 2 इज नथिंग बट 25, तो 125 में एलएम में भी एलएम की जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी 125 है। अब इससे बोला आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताओ एंड इंटरेस्ट रेट बताओ, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बोलता तो हम लोग डायरेक्टली बोलते कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन आईएस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन एलएम इज सेम इट मींस इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम, तो इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इनकम भी पूछा है तो आप क्या करोगे, दोबारा से सब पूरे मतलब y बराबर सी प्लस आई प्लस जी करोगे, जी इस बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ गया तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की जगह पे आप 150 यूज करोगे, इसको 50 से बढ़ाओगे और नॉमिनल सप्लाई में फिर 50 प्लस कर दोगे बेसिकली, तो इन दोनों को जब प्लस 50 आपने किया तो फिर सॉल्व कर लेना, तो एक नया आईएस आ जाएगा, फिर एक नया एलएम आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करोगे तो नई इक्विलिब्रियम लेवल इनकम आ जाएगी, सिंपल है ना। चलो तो ये पार्ट भी हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको सही भी लग रहा होगा क्वेश्चन सब और अच्छा भी लग रहा होगा करने में। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 90 प्लस में 0.8 वाईडी डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है आपको 160 माइनस में 6i, इसके बाद आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है वो है 40 का, इसके बाद आपको टैक्स दे रखा है 50 का, टैक्स दे रखा है 50 का, प्राइस दे रखा है ₹3, प्राइस है 3, नॉमिनल मनी सप्लाई है 300, नॉमिनल मनी सप्लाई 300, मनी डिमांड आपको दे रखा है, मनी डिमांड दे रखा है 0.2y माइनस में 4i, ये दे रखा मनी डिमांड। क्वेश्चन क्या पूछा है इससे रिलेट करके आपसे, वो हम लोग एक बार पेस्ट कर ले यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन थर्ड। चलो ठीक है, पहले पार्ट में बोला कंप्यूट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, तो मैं लिख दूं आप लोग सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले ए पार्ट में आप निकालना मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर एमपीएम शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, जो कि क्या होता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन
रियल मनी सप्लाई इज इक्वल टू बी अपॉन में एच इंटू में गामा। तो बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, बी है 6, एच की वैल्यू एच है 4 और गामा आपको निकालना है। तो गामा कैसे निकालोगे, गामा होता है, एक सेकेंड, गामा होता है आपका अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के। तो पहले आप अल्फा जी निकाल लेना, 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट। तो ये आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम है 0.8 और टैक्स रेट यहाँ पे लमसम टैक्स 50 दे रखा है, तो टैक्स रेट है 0, तो बस इतना ही बचेगा। तो अल्फा जी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 0.25 आ जाएगा। तो अल्फा जी की वैल्यू 5 आ जाएगा, तो गामा निकाल लोगे ना, मैं लिख दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा जी 5 1 प्लस 5 बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच इज नथिंग बट 6 अपॉन में 4 और इंटू में के। तो के कितना है, के है आपके पास 0.2, तो यहां पे लिखोगे के 0.2 0.2, तो इसको ऊपर करके आप 10 कर लो। तो देखोगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा और ये 2 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ऐसे आ जाएगा। तो 5 अपॉन में बेसिकली 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 2 जा ऐसे है ना, 2 3 2 5 5/2 5/2, इसको ऊपर में 2 कर लो, तो ये बेसिकली 2 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू 2 आ रही है, सिंपल लो, मैंने सॉल्व भी कर दिया। तो गामा की वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बेसिकली बचेगा 3। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर आया वो 3 आया है, समझ में आया। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर के बेसिकली क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि साफ साफ गामा होता है और गामा की वैल्यू आई है 2। तो लिख दोगे आराम से। चलिए पहला पार्ट बहुत इजी से हो गया, गामा की वैल्यू आई है 2 और ये सब समझ में आ ही गया। बोला अगर इफ, ध्यान से देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, ठीक है। बोला इफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 9050, 950 है। अगर मान लो, अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम 950 है, 950 है, ओके। तो आपको बोला कंप्यूट करो हाउ मच मनी सप्लाई रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टू अचीव फुल लेवल ऑफ इनकम एंड हाउ मच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। कहने का मतलब आप दिए गए इंफॉर्मेशन से क्या करोगे, सबसे पहले मैं बस बता रहा हूं, अब इसको सॉल्व मैं नहीं करूंगा, सिंपली आपको मैं बताऊंगा। पहले आप निकालोगे आईएस की इक्वेशन, फिर निकालोगे एलएम की इक्वेशन, फिर आप आईएस और एलएम को इक्वेट करके इंटरेस्ट रेट निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, इनकम निकालोगे। तो जैसे ये इनकम आएगा तो डेफिनेटली ये इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम से डिफर करेगा ना, समझ में आया। तो फिर कहने का मतलब ये है, तो ये जब y आपके पास आ जाएगा तो मतलब y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। तो आप चेंज इन y यहां से निकाल लेना, चेंज इन y क्या आ जाएगा, वाई एफ माइनस में y, ये आ जाएगा चेंज इन y। तो इसके बाद आपको बोला कि हाउ मच मनी सप्लाई रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, कितना मनी सप्लाई रिक्वायर्ड होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम को अचीव करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। फिर मॉनेटरी, एक में आपने मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर आपको यूज करना है फॉर्मूला, और एक में क्या करना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या बोला, हाउ मच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो एक में आपको फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर यूज करना है। दोनों आपने निकाल ही लिया है, दोनों आपने देखो निकाल ही लिया है ना, कहा गया ये मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर 3 है, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर 2 है। अच्छा, इस 3 का क्या मतलब है कि अगर आप एक यूनिट से रियल मनी सप्लाई बढ़ाते हो तो चेंज इन इनकम जो है वो 3 यूनिट से बढ़ेगा। तो अगर मान लो सपोज, लेटर सपोज, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मान लो मेरा जो चेंज इन इनकम है वो 60 है, चेंज इन इनकम है 60 है और मुझे कितने से नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए। तो अगर मैं 20 से रियल मनी सप्लाई बढ़ाता हूं
तो 1 रुपए से रियल मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो 3 रुपए से इनकम में चेंज आएगा ना, तो 20 से अगर मैं बढ़ाता हूं, यानी यही बेसिकली बता रहा है ना। चेंज इन वाई बेसिकली क्या है, ये जो 3 आया है, तो बेसिकली 1 रुपया आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो, 1 रुपया रियल मनी सप्लाई बढ़ाते हो, तो आपके इनकम में जो चेंज आएगा वो 3 रुपया का आएगा। तो 60 इनकम में चेंज लाने के लिए मुझे 20 रुपए से रियल मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं रियल मनी सप्लाई बोल रहा हूं, ना कि नॉमिनल मनी सप्लाई। तो ध्यान से आंसर देना, या तो आप उसके हेल्प से आंसर देना, या तो फॉर्मूला पुट करके आंसर देना, जो फॉर्मूला पुट करते थे ना, जो फर्स्ट पार्ट में किए थे। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर के लिए आप फॉर्मूला पुट कर देना इस तरीके से, पहले लिखना चेंज इन वाई अपॉन में लिखना चेंज इन एम अपॉन में पी इज इक्वल टू गामा इंटू में बी अपॉन में एच। तो इसकी वैल्यू चेंज इन वाई आपको पता चल जाएगा, यहां से डब्बा दे निकाल लोगे ना, तो चेंज इन वाई का डब्बा पता ही है आपको, चेंज इन एम अपॉन में पी यही निकालना है, इज इक्वल टू गामा इंटू में बी ऑफ गामा इंटू में बी अपॉन एच की वैल्यू 3 आपको पता ही है। तो यार इस दोनों को सॉल्व करके निकाल लोगे ना इसका वैल्यू। सिमिलरली जब गवर्नमेंट वाला निकालना हो तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन जी इज इक्वल टू गामा ना, तो चेंज इन वाई का डब्बा निकल जाएगा यहां से, डब्बा ये वाला डब्बा की मैं बात कर रहा हूं, अपॉन में चेंज इन जी, और गामा की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो सॉल्व करोगे तो चेंज इन जी पता चल जाएगा कि कितना से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो। तो बड़ा ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक में फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, या स्लोप में कोई चेंज आ रहा है, पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, तो बहुत आराम से आप कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं थोड़ा सा बजट सरप्लस के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। बजट सरप्लस, अच्छा बजट सरप्लस क्या होता है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू माइनस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की रेवेन्यू क्या था? लमसम टैक्सेस प्लस में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करते हैं हम लोग? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, और प्लस में जो गवर्नमेंट ट्रांसफर दे रही है। याद आया? तो यही था बजट सरप्लस। याद करो क्लास बजट सरप्लस की। ओके, तो पहले मैं ओवरव्यू आपको बेसिकली दे रहा हूं। तो ये बजट सरप्लस का फॉर्मूला होता है निकालने का, बजट सरप्लस। अगर आपका ये बजट सरप्लस पॉजिटिव आता है तो इसको आप लोग बोलते हो बजट सरप्लस, मतलब आपका बजट सरप्लस में एक्चुअली में है। अगर ये बजट सरप्लस आपका इक्वल टू 0 आता है तो इसको बोलते हो बैलेंस बजट। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन नेगेटिव आती है, मतलब लेस देन 0 आता है, तो इसको बोलते हो बजट डेफिसिट। याद आ रहा है? यही था ना। इसको सॉल्व करके अगर पॉजिटिव आंसर आए तो बजट सरप्लस है, 0 के बराबर आ जाए, मतलब 0 कब आएगा? जब ये भी ये और ये दोनों इक्वल हो जाए तो 0 आ जाएगा। तो 0 के बराबर आए तो बैलेंस बजट, अदरवाइज नेगेटिव आता है तो बजट डेफिसिट। और अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो मैंने कुछ डेरिवेशन करवाया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर, इन दोनों का बजट सरप्लस के साथ जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है ना, इनवर्स रिलेटेड विथ, इनवर्सली रिलेटेड विथ बजट सरप्लस। मतलब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो बजट सरप्लस कम होगा, ट्रांसफर बढ़ेगा तो बजट सरप्लस कम होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो बजट सरप्लस बढ़ेगा, ट्रांसफर कम होगा तो बजट सरप्लस बढ़ेगा। तो अपोजिट रिलेशन है बेसिकली। और लमसम टैक्सेस एंड प्रपोर्शनेट टैक्सेस, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन विथ बजट सरप्लस, कि लमसम टैक्स बढ़ेगा तो बजट सरप्लस बढ़ेगा, लम्स प्रोपोर्शनल टैक्स बढ़ेगा तो बजट सरप्लस बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ये तो थ्योरेटिकली हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकली में कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकल में बेसिकली ना जो नंबर आपके पास गिवन होता है उस नंबर पे सारा खेल है। नंबर को सॉल्व करना है, जो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव आ जाए, जो आ जाए। तो ये तो बजट सरप्लस का कंसेप्ट है कि बजट सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है। पॉजिटिव आया तो बजट सरप्लस, इक्वल टू 0 आया बैलेंस बजट, लेस देन आया तो बजट डेफिसिट। अब इससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या सब क्वेश्चन आ सकता है? देखो, सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको अच्छा करवाऊंगा कि सेमेस्टर 2 के बियॉन्ड, सेमेस्टर 3rd 4th या एम इकोनॉमिक एंट्रांस के लेवल का, कि अगर पेपर में आ जाता है, क्योंकि पेपर का तो कोई ठीक नहीं है ना, वो कुछ किसी भी लेवल का सेट हो सकता है, तो भी
किस तरीके से आपको पेपर में डील करना है। मैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन बेसिकली मैं करवाने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। इंफॉर्मेशन है कंजम्पशन फंक्शन जो कि है 200 प्लस में 0.75 YD। इसके बाद आपके पास है इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो कि है 296 माइनस में 16I। इसके बाद है आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि है 500। इसके बाद आपके पास है टैक्स जो कि 100 प्लस में 0.2Y है। और इसके बाद आपके पास है ट्रांसफर जो कि 160 है, ट्रांसफर भी है 160। इसके बाद आपके पास एल टेंड्स फॉर मनी डिमांड है 0.2Y माइनस में 8I। और इसके बाद आपके पास रियल मनी सप्लाई एम अपॉन में पी है जो कि आपके पास है 200। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन दे रखा है अच्छे तरीके से। अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे क्वेश्चन क्या बन देगा ये देखो। चलिए, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ध्यान से देखो। सबसे पहले बोला आपको पहला पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बजट सरप्लस एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे आपको बजट सरप्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना पड़ेगा ना, तब तो बजट सरप्लस आप फाइंड आउट करोगे। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए मुझे आईएस निकालना पड़ेगा, फिर एलएम निकालना पड़ेगा, आईएस एलएम को इक्वेट करना पड़ेगा, तो वहां से इंटरेस्ट रेट और इनकम आएगा। तो उसी इनकम को पुट करोगे ना बजट सरप्लस के फॉर्मूला पे, तब तो आएगा ना। तो ए पार्ट में देखते हैं। ए पार्ट में जब आप आईएस निकालोगे तो आईएस कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। y इज इक्वल टू सी बेसिकली क्या आएगा 200 प्लस में 0.75। और यहां पे डिस्पोजेबल इनकम जब ब्रेक करेंगे तो y माइनस में लमसम टैक्सेस। तो इस बार लमसम टैक्सेस भी है 0.2, सॉरी लमसम टैक्सेस है 100 का, प्रोपोर्शनल टैक्स है 0.2। तो लमसम टैक्स है 100 का, वो माइनस हो जाएगा। प्रोपोर्शनल टैक्स है 0.2 का, 0.2y ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस ट्रांसफर, इस बार ट्रांसफर भी है 160 का, तो ट्रांसफर भी ऐड हो जाएगा, तो 160। फिर प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 296 माइनस में 16I। और उसके बाद प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि है 500 का। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास एक आईएस की इक्वेशन आएगा जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। जो होगा आप लोग मिला लेना 2602.5 माइनस में 40I, माइनस में 40I। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ आईएस आ गया, इक्वेशन ऑफ आईएस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ एलएम के लिए, एलएम के लिए, तो एलएम के लिए एम अपॉन में पी इज इक्वल टू मनी डिमांड ना। तो एम अपॉन में पी दे रखा है 200 और मनी डिमांड दे रखा है आपके पास 0.2y इज माइनस 8I। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपके पास y इज इक्वल टू 1000 प्लस में 40I। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ एलएम। और व्हेन आप आईएस और एलएम को जब आप सॉल्व करोगे, यानी कि मतलब ये है कि जब आप 2602.5 माइनस में 40I इज इक्वल टू 1000 प्लस में 40I, इनको सॉल्व करोगे ना तो यहां से जो आपके पास इंटरेस्ट रेट आएगा वो आएगा 20.75।
03125 ये आ गया इंटरेस्ट रेट। और जब इसको इनकम में पुट करोगे किसी में आईएस या एलएम में, तो इनकम जो आएगा वो आएगा 1801.25, ये आ जाएगा इनकम 1801.25। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला आपको? क्वेश्चन में बोला कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बजट सरप्लस। बजट सरप्लस आपको बताना है ना। तो एक बात बताओ, बजट सरप्लस क्या होता है? इसको मैं यहां पे 180.25 यहां पे मैं लिखता हूं बजट सरप्लस। तो ए पार्ट में बजट सरप्लस क्या होता है? बजट सरप्लस इज नथिंग बट लमसम टैक्सेस प्लस में प्रोपोर्शनेट टैक्सेस एक तरफ, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया, माइनस में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जी, प्लस में ट्रांसफर, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। तो बजट सरप्लस इज इक्वल टू लमसम टैक्सेस 100 दे रखा है, प्लस प्रोपोर्शनेट टैक्सेस दे रखा है 0.2y, तो 0.2y माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 500, प्लस ट्रांसफर दे रखा है आपको 160। तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने ब्रेक कॉस्ट को माइनस कर रिमूव कर दिया है, तो ये आ जाएगा 160। तो बजट सरप्लस इज इक्वल टू 100 प्लस में 0.2 और y के प्लेस पे हम लोग जो इनकम, यही y के लिए हम लोगों ने ये ISLM को सॉल्व करके इनकम निकाला है, जो कि 1801.25 है। 1801.25 आया है। अब माइनस करेंगे 500, माइनस करेंगे 160, तो जो बजट सरप्लस आएगा सॉल्व करके वो आएगा माइनस, जो आया माइनस 199.75। तो सिंस ये लेस देन जीरो नेगेटिव दिख रहा होगा ना, ये क्या है? बजट डेफिसिट। यहां पे बजट क्या है? डेफिसिट। मैंने बोला था ना कि अगर आपका बजट सरप्लस जो इसकी वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है, तो वो बजट डेफिसिट कहलाएगा। तो पहला पार्ट का आंसर हो चुका है, बहुत ही सिंपल है। पहला पार्ट आपके सेमेस्टर 2 के लेवल का है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट में क्या बोला। सेकेंड पार्ट में बोला आपको कि हाउ मच गवर्नमेंट चेंज द अमाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर सो दैट देयर विल बी अ बैलेंस बजट। ये भी सेमेस्टर 2 में पूछ सकता है, बस थोड़ा सा नॉलेज लगेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया? इससे, लेकिन इससे टफ नहीं पूछेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो एक बार आप ट्राई करो खुद से करने का। करना क्या है कि बोला हाउ मच गवर्नमेंट चेंजेस द अमाउंट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस लाए, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जिससे कि देयर विल बी बैलेंस बजट, जिससे कि बैलेंस बजट हो जाए, मतलब बजट सरप्लस इक्वल टू जीरो आ जाए। समझ में आया? तो बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर मैं हिंट दूं, तो हिंट कहने का मतलब जो निकालना है आपको बेसिकली बी पार्ट में, करंटली बजट सरप्लस आपके पास कितना दे देगा? करंटली आपके पास है माइनस 199.75। आपका जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब जहां तक आपको पहुंचना है वो क्या है? बैलेंस बजट बेसिकली बताना है ना, मतलब बी एस इक्वल टू जीरो। आपको बोला यहां तक, जैसे याद करो वहां पे वाई एफ था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। तो आपको, आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता था, आप वहां से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम तक पहुंचना चाहते थे। यहां पे आपके पास बजट सरप्लस गिवन है माइनस 199.75 और आपको जीरो तक पहुंचना है। तो चेंज इन बीएस क्या आएगा? कहने का मतलब आपके बजट सरप्लस में कितना चेंज आए जिससे कि आपका बजट सरप्लस जीरो आ जाए। तो पॉजिटिव 199.75 का ना, बोलो। तो आप चाहते हो कि आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसा चेंज आए जिससे कि आपके बजट सरप्लस में जो चेंज आए वो 199.75 का आए, जिससे आपका बजट सरप्लस फिर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। तो आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से चेंज करो जिससे कि आपका चेंज इन बीएस इतना आ जाए। तो पहले आप खुद से ट्राई करो, अब मैं कर रहा हूं, आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो, मुझे क्या बजट सरप्लस में चेंज दिख रहा है ना, बजट सरप्लस को इक्वल टू जीरो पुट करना है। बजट सरप्लस मेरे पास कितना आया? बजट सरप्लस है हमारे पास 100, मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा 100 प्लस में 0.2 आई, यहां से लिख रहा हूं बेसिकली, माइनस में जी, माइनस में 160। ओके, 100 प्लस में 0.2
2y माइनस में g माइनस में 160। यहां पे मैंने 500 के जगह बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसी में तो चेंज देखना है ना, यही तो मुझे अभी पता नहीं है ना, इसी में तो चेंज लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो d ऑफ बी एस अपॉन में d ऑफ g क्या होगा, 100 का हो जाएगा 0 प्लस में 0.2 dy बाय डी जी, ठीक है, माइनस में गवर्नमेंट एक्सपेंस का 1 जी का 1 आ जाएगा और माइनस में 0। तो आपके पास क्या आया, डी ऑफ बजट सरप्लस इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू 0.2। पता यहां तक ना लगभग बच्चा कर लेता है, दिक्कत वो कहां पे खाता है, तो इस पॉइंट पे ये डी वाई बाई डी जी क्या लिखे वो समझ में नहीं आता। एक बात बताओ, ये जो इनकम है, ये कौन सा इनकम है, अभी कौन सा इनकम पुट कर रहे थे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दिस इज नथिंग बट अ फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर जो कि गामा के बराबर होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0.2 इंटू में गामा माइनस में 1। स्टूडेंट पता क्या करता है, इसको अल्फा जी इंटू में जी बार समझ लेता है, मतलब अल्फा जी समझ लेता है कि ये यार आईएस का वाई थोड़ी है, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ओके, उसको चेंज आप देख रहे हो ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि गामा के बराबर है, आईएस वाला नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं ना, डीवाई बाई डी जी को अल्फा जी कर देते हैं, जो वो शुरुआत में 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में किनीशियन अप्रोच में जो पढ़ रहे होते हैं उसकी बात में कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअली में ये वाई आईएस वाला वाई ओनली नहीं है, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो इसमें चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसका मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर लग रहा है और वो होता है गामा। तो सबसे पहले हम लोग गामा निकाल ले। तो गामा निकालने के लिए मुझे अल्फा जी चाहिए। तो गामा के लिए बेसिकली क्या होता है, अल्फा जी होल अपॉन में 1 प्लस में अल्फा जी बी अपॉन में एच इंटू में के। तो अल्फा जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले, तो 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम। सी प्राइम देखे क्या है, सी प्राइम जब क्वेश्चन में आप जाके देखोगे ढूंढोगे तो सी प्राइम आपको दिखेगा 0.75 और टैक्स रेट है 0.2, 0.75 एंड 0.2। ओके, तो 0.75 और टैक्स रेट है 1 माइनस में 0.2। ये मैं अल्फा जी निकाल रहा हूं, अल्फा जी, ठीक है, अलग है ये अल्फा जी बेसिकली। चलो, तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, अल्फा जी इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे ना तो 0.8 0.7 0.6 1 माइनस ये 0.4 आ जाएगा और अल्फा जी आपके पास आ जाएगा 2.5। फिर यहां पे पुट करोगे 2.5 यहां अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी 2.5, ठीक है, इनटू में बी। बी आई थिंक कितना है देख ले, सॉरी एक सेकेंड, बी वेयर इज क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन ना। तो इसमें बी बी बी, हाँ बी है आपके पास 16, एच है आपके पास, यहाँ एच है आपके पास 8 और के है 0.2, 16 8 एंड 0.2, 16 8 0.2। बी है आपके पास 16, एच है आपके पास 8, के है आपके पास 0.2। इसको सॉल्व करोगे, इसको सब मैंने सॉल्व किया है ना, तो मेरे पास जो इसका आंसर आया है आप लोगों को सॉल्व करना है 1.25 आया, ठीक है, ये आया इसका मेरे पास गामा। तो अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो मेरे पास बेसिकली डी चेंज इन बजट सरप्लस लिख ले डायरेक्ट, डी को डी की जगह पे ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज नथिंग बट 0.2। गामा की वैल्यू आई है 1 पॉइंट कितना आया था 25 है, 1.25 माइनस में 1। पता चेंज इन बी एस अपॉन में चेंज इन जी, ये जो आएगा ना आपका, ये 0.25 माइनस में 1 आएगा बेसिकली, ये माइनस 0.75 आ रहा है। मैं दोबारा से लिखता हूं इसको, माइनस 0.75 आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट चेंज इन बजट सरप्लस ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
ये जो माइनस साइन है ना यहाँ पे, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बजट सरप्लस में इनवर्स रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से बजट सरप्लस कम होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कम होने से बजट सरप्लस बढ़ेगा। तो वो माइनस साइन इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो अब आते हैं रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पे। हमें यहाँ पे देखा ना, मुझे क्या चाहिए कि जी में कितना चेंज आए जिससे कि मैं ये यहां तक पहुंच पाऊं। मतलब चेंज इन बी एस अपॉन में चेंज इन जी, इसकी वैल्यू आई थी -0.75। ठीक है, तो चेंज इन जी जो होगा वो क्या आएगा, चेंज इन, अच्छा मुझे कितना बजट चाहिए, 199.75 ना, तो 199.75 होल अपॉन में 0.75। अच्छा ये माइनस साइन चल रहा है तो यहां से ये और इसको रिमूव कर दो, तो चेंज इन जी जो आएगा फाइनली आपके पास वो आ जाएगा 25 से। ठीक है, तो 3 और ये आई थिंक 799 आया था, मैं एक बार कर लूं। 19975 डिवाइडेड बाय अगर 25 करते हैं तो 799 आया था, 799। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 799 अपॉन में 3 से कम होता है, निगेटिव का चेंज आता, निगेटिव का चेंज आया है ना, तो बेसिकली कम होता है, तो मेरा बजट सरप्लस इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। डेट मीन्स बैलेंस्ड बजट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं तक निकालना है। अब किसी स्टूडेंट को यह चेक करना कि एक्चुअली में बैलेंस बजट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो सिंपली क्या करे, जो यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसमें जोड़ दे एक टर्म, क्या, -799 अपॉन में 3, क्योंकि इतने से चेंज आ रहा है ना, तो एक नया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर दोबारा आईएस निकालो, एलएम निकालो, सब कुछ को सॉल्व करो, देखना डेफिनेटली आपके पास बजट सरप्लस इक्वल टू 0 ही आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। अंडरस्टूड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इसी तरीके से प्रोसीड करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा सिंपल सा ही क्वेश्चन होगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखना है बेसिकली हम लोगों को, पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। क्वेश्चन 5 इंफॉर्मेशन है बेसिकली हमारे पास, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 90 प्लस में 0.8 YD। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन है गिवन, इन्वेस्टमेंट है 160 माइनस में 6I। इसके बाद आपके पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 40 का, टैक्सेस है 50 का, मतलब ओनली लमसम टैक्स है, प्राइस दे रखा है 3 का। इसके बाद नॉमिनल मनी सप्लाई 300, और इसके बाद मनी डिमांड 0.2Y, 0.2Y माइनस में 4I। अब देखते हैं कि ये हम लोगों से पूछ क्या सब रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पेस्ट कर लिया जाए। चलिए, सबसे पहले पार्ट में इन्होंने पूछा कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। मैं आईएएस आपको पता है कैसे फाइंड आउट करता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से। ठीक है, तो जब आप आईएएस निकालोगे ना, तो जो आईएएस आपके पास आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू 1250 माइनस में 3I, और जो LM आएगा आपके पास y के फॉर्म में वो आएगा y इज इक्वल टू 500 प्लस में 20I। और इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो यहां से आपके पास जो इनकम आएगा बेसिकली इक्विलिब्रियम लेवल इनकम, वो आएगा 8,000 का, सॉरी 800 का, और जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो बेसिकली आएगा 15% का। तो पहले पार्ट आराम से आप निकाल सकते हो, बहुत क्वेश्चन कर रखा है पहले पार्ट के तरीके से। तो पहला पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट में देखते हैं, बोला कि इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द नॉमिनल मनी सप्लाई बाय 150,
अगर सेंट्रल बैंक 150 से अपना नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ाता है तो व्हाट विल बी द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम एंड व्हाट मैग्नीट्यूड एलएम कर्व शिफ्ट। तो इक्विलिब्रियम इनकम में क्या चेंज आएगा और किस मैग्नीट्यूड से एलएम कर्व शिफ्ट करेगा। चलिए, हमें चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम चाहिए बी पार्ट में, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाता है कितने से, 150 से, तो चेंज इन मनी सप्लाई दे रखा है आपको 150 ना, यही था ना क्वेश्चन में गिवन, 150 दे रखा चेंज इन मनी सप्लाई। आपको बोला कि इनकम में क्या चेंज आएगा, तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, बी अपॉन में एच इंटू में गामा, यही होता है ना, आप सभी को पता है। यहां पे लेकिन चेंज आया है नॉमिनल मनी सप्लाई में 150 का, तो अपॉन में पी भूलना मत देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे अल्फा जी निकालना पड़ेगा। तो अल्फा जी कैसे निकालेंगे, अल्फा जी निकलेगा 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 अपॉन में 1 माइनस सी प्राइम और टैक्स रेट देख ले, तो सी प्राइम थोड़ा सा और ऊपर, सी प्राइम है 0.8 और टैक्स रेट तो 0 है क्योंकि लमसम टैक्स है ओनली, तो 0.8 है सी प्राइम आपका, तो ये आ गया 0.8, तो 1 अपॉन में 0.2, बेसिकली ये 5 के बराबर, अल्फा जी 5 आ जाएगा। अब गामा निकालते हैं, तो गामा कैसे निकलेगा, 5 होल अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी जो कि 5 के बराबर है, इनटू में बी अपॉन में एच, तो बी अपॉन में एच देख ले क्या है, बी अपॉन में एच, बी की वैल्यू है 6, एच की वैल्यू है 4 और के है 0.2, तो 6 4 0.2, तो बी अपॉन में एच 6/4 इंटू में 0.2, तो 0.2 को यहां से रिमूव करके यहां 10 लिख लेते हैं, तो ये बेसिकली 5 2 जा 10, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो बेसिकली पता है 5/5 इंटू, सॉरी प्लस में 5/5 इंटू में 2 आ जाएगा, तो 5 5 कट जाएगा, मतलब गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी। इससे पहले भी शायद इस तरीके का गामा हम लोगों ने निकाला था। तो चेंज इन वाई आपको फाइंड आउट करना है ना, चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल इनकम यही निकालना है। बी पता है आपको 6, एच पता है आपको 4, गामा पता चल गया आपको 2, ठीक है। चेंज इन एम भी पता है और पी भी पता है, तो ध्यान से देखना, चेंज इन एम पे मैं लिख रहा हूं, पहले मैं चेंज इन एम को यहां से रिमूव कर रहा हूं और चेंज इन एम है 150, और उसके बाद मैं यहां से P रिमूव कर रहा हूं और P आपके क्वेश्चन में दे रखा है 3। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ये P इक्वल टू 3 नहीं लेते हैं, यहां जो बेसिकली आपके पास गिवन है ना 150, वो डायरेक्टली वो 150 डाल देते हैं, ये जो 150 लिखा हुआ है ना वो डायरेक्टली पुट कर देते हैं। कहने का मतलब चेंज इन एम अपन में चेंज इन पी, इसके प्लेस पे डायरेक्टली 150 पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो नॉमिनल मनी सप्लाई 150 से बढ़ा है, 3 से डिवाइड होगा वो, तो 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6 और 3 से इसको करेंगे तो 50, तो चेंज इन इनकम जो आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा 150 का, चेंज इन 150 का आ गया। अब आपको एक चीज और बोला सॉल्व करने के लिए, क्या बोला था कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन एलएम क्या होगा, बोलो, वो होगा 1 अपॉन में के चेंज इन एम अपॉन में पी, चेंज इन रियल मनी सप्लाई। तो 1 अपॉन में के की वैल्यू है 0.2, चेंज इन एम था 150, प्राइस था 3, इसको सॉल्व करोगे तो 50 पंचे 250, 250 आ जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप चाहना तो एलएम का डायग्राम बना देना, शिफ्ट दिखा देना, 250 दिखा देना डायग्राम पे, तो बहुत अच्छा पेपर में इंप्रेशन बनेगा और नंबर और भी अच्छा आएगा। सी पार्ट देखते, सी पार्ट क्या बोला, सी पार्ट में बोला अज्यूम गवर्नमेंट आल्सो इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर अलोंग विद द एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी इन प्रीवियस पार्ट, व्हाट शुड बी चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सच दैट देयर विल बी नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बोला अगर प्रीवियस पार्ट में एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी हो रहा है, अगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट खुद का भी एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, मतलब फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी भी हो जाए, मतलब एक्सपेंसिव फिस्कल
पॉलिसी भी लग जाए अगर, तो गवर्नमेंट अगर खुद का भी एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो गवर्नमेंट कितने से अपना एक्सपेंडिचर को चेंज करेगी, बढ़ाएगी, जिससे कि इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में वो सेम रहे। समझ में आ रहा है? प्रीवियस पार्ट में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग रहा था, तो आपको बोला कि गवर्नमेंट आल्सो इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो गवर्नमेंट को कितने से अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में सेम रहे। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं और बहुत ही सिंपल है। जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा था पहले पार्ट में, मनी सप्लाई जब इंक्रीज हुआ था 150 से तो एलएम में शिफ्ट लगा था विथ मैग्नीट्यूड, एलएम में शिफ्ट लगा था, शिफ्ट राइटवर्ड विथ मैग्नीट्यूड 250 का। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी साथ साथ बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलना चाहते हैं कि इतने से बढ़े जिससे कि इंटरेस्ट रेट भी सेम हो। तो आईएस एसएच शुड आल्सो शिफ्ट राइट वार्ड बाय सेम अमाउंट, या आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 250। शुरुआत में बताया था अगर आईएस में शिफ्ट लगता है और एलएम में भी शिफ्ट लगता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम। तो अगर 250 से एलएम के मैग्नीट्यूड में शिफ्ट लगा है, मतलब एलएम में जो शिफ्ट लगा है उसकी जो मैग्नीट्यूड 250 है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से आईएस में भी शिफ्ट लगेगा, जो तो पक्का लगेगा ही लगेगा। अगर उसकी भी मैग्नीट्यूड 250 हो जाए, 250 हो जाए, तो इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट इन आईएस क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार, और हम चाहते हैं कि ये 250 के बराबर हो, तभी तो इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम रहेगा। अल्फा जी की वैल्यू अभी हम लोगों ने 5 कैलकुलेट किया था इससे पहले, चेंज इन जी बार तो हमें निकालना ही है, चेंज इन जी बार निकालना ही है, इज इक्वल टू चल रहा है 250, तो चेंज इन जी बार क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ाती है, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर 50 से बढ़ाती है तो आईएस में जो शिफ्ट लगेगा राइट वार्ड, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 250 होगी, जो कि एलएम के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब एलएम में जो शिफ्ट लगा है उस शिफ्ट की उस मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो अगर एलएम में शिफ्ट लगने वाला मैग्नीट्यूड, मतलब बेसिकली एलएम में जो शिफ्ट लगा है वो मैग्नीट्यूड और आईएस में जो शिफ्ट लगा है वो मैग्नीट्यूड, अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम, इंग्लिश में लिख लेना। तो चेंज इन गवर्नमेंट कितना आएगा, 50, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 आएगा बेसिकली, अल्फा जी 5 ही था ना, हाँ। तो चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या आ गया, 50 आ गया। तो यहां तक में मैंने आईएसएलएम यूनिट नंबर 4 से रिलेट करके जितने भी टॉपिक के जो भी अच्छा से अच्छा, मतलब बेसिक से लेके अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो भी पूछ सकता है वो मैंने आपको करवा दिया। मैंने बेसिक आईएसएलएम का इक्वेशन, उन दोनों को सॉल्व करके इक्विलिब्रियम निकालना, आईएसएलएम में स्लोप में चेंज आएगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आई स्लोप को कंपेयर करेंगे, कैसे इंटरसेप्ट में चेंज आएगा तो क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, मतलब फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर आपको एक्सप्लेन कर दिया, बजट सरप्लस से रिलेट करके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। पिछले क्लास में बीबीएम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर भी कर दिया था। तो यहां तक में लगभग यूनिट नंबर 4 मेरी तरफ से मतलब अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हो चुका है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पास्ट ईयर आराम से सॉल्व कीजिए। आई होप आपसे पास्ट ईयर बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।